कम्युनिस्ट नज़रिए के ज़वाल से पहले पसमानदा ममालिक के जदीद पढ़े लिखे अफराद उमूमन मईशत में ही दखल दर माकूलात किया करते थे। उन्हें मार्क्सी फ़लसफ़ा और मुआशी निज़ाम बहुत पसंद था और वो उस निज़ाम को मगरिब के सरमाया दराना निज़ाम के मुकाबले में इंसानी दुखों का मदावा समझते थे। पाकिस्तान में ये सुर्खे कहलाते, लेकिन यहाँ उनका हदफ मगरिब का सरमाया दराना निज़ाम नहीं बल्कि इस्लाम और उसका मुआशी निज़ाम होता। वो उस दौर में एक ही सवाल किया करते, क्या इस्लाम का कोई मुआशी निज़ाम है? अगर है तो जदीद दौर के मसाइल का उसके पास कोई हल भी मौजूद है? और इस मुआशी निज़ाम के माहिरीन कौन हैं, कहाँ हैं? मार्क्सिज्म दफन हो गया। लीनिनग्राड वापस सेंट पीटरबर्ग कहलाने लगा और उसके मानने वाले जो कभी अमेरिका को लानत मलामत किया करते थे, अब उसी सरमायादाराना निज़ाम की चौखट पर सजदा रेज हो गए। हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी कायाकल्प के बावजूद उनकी इस्लाम से दुश्मनी बदली और ना ही उनका ये सवाल कि क्या इस्लाम का कोई मुआशी निज़ाम है, और अगर है तो इस मुआशी निज़ाम के माहिरीन कहाँ हैं? यूं तो इस सवाल का जवाब हर दौर में दिया जाता रहा है, लेकिन गुज़श्ता चंद साल खुसूसन 2008 के मुआशी बहरान के बाद तो दुनिया भर के मुआशी मुफक्किरीन इस्लामी मुआशी निज़ाम की जानिब सोचने पर ऐसे मजबूर हुए कि उन्होंने इस्लामी मुआशी निज़ाम से मुतालिक ज़हनों पर छाई सदियों की जहालत का पर्दा फाड़ कर रख दिया है। फिर भी मेरे एक दोस्त कॉलम निगार के कॉलम निगार बेटे ने अपने कॉलम में तंजन ये फिक्रा तहरीर किया है कि स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी क्या होगी। ये इस्लाम का नहीं मईशत का सवाल है। इसका जवाब मौलाना मौदूदी नहीं, जॉन मेनार्ड केन्स ने देना है। मेरे दोस्त को यकीनन अंदाजा होगा कि जॉन मेनार्ड केन्स को मरे हुए 76 साल बीत गए और आज की जदीद मॉनिटरी पॉलिसी जिसका वो तस्करा फरमा रहे हैं, उसकी तश्कील का केन्स की तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। आज की मुआशी दुनिया अमरीकी शहर ब्रिटन वुड्स में 44 मुल्कों के 730 माहिरीन के कायम करदा आलमी मालियाती या मॉनिटरी निज़ाम की पैदावार है, जिसका ताल्लुक मुआशियात के नफ्स मजमून से नहीं बल्कि दुनिया को मुआशी तौर पर गुलाम बनाने के लिए एक सिस्टम को जबरदस्ती लागू करने से है। ये आलमी ताकतें कभी भी ऐसा आलमी मालियाती निज़ाम कायम करने के काबिल ना होती अगर उन्हें दूसरी जंग अजीम में फतह नसीब ना होती। जैसे ही नॉर्मंडी फतह हुआ तो उसके फौरन बाद ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस तलब की गई, जिसकी कोख से आलमी मालियाती निज़ाम और उसके नफाज के दो अहम इदारे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक वजूद में आए। इन दोनों इदारों का मकसद दरअसल दुनिया की तमाम मईशतों को कंट्रोल करना था। यही वजह है कि IMF के पहले दो मकासद ये रखे गए, आलमी मालियाती इश्तराक के लिए काम करना और दुनिया में मुआशी इस्तेहकाम कायम करना। इसी मालियाती निज़ाम के तहत ही सबसे पहले दुनिया के तमाम ममालिक को मजबूर किया गया कि वो एक मसनूई जाली कागजी करेंसी का निज़ाम इख्तियार करें, जिसके लिए हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो इस जाली कागजी करेंसी को छापने का एहतमाम करे। इस जबरी नफाज से पहले दुनिया भर की मईशतें हमेशा उस चीज को करेंसी मानती थीं जिसके अंदर उसकी अज खुद कीमत मौजूद हो, यानी अगर उसे बाजार में जाकर बेचा जाए तो किसी भी किस्म की गारंटी के बगैर उसकी कीमत मिल जाए, जैसे सोना और चांदी वगैरह। लेकिन अगर कागज के नोटों को बगैर किसी गारंटी के बेचा जाए तो रद्दी के भाव भी नहीं बिकेंगे। यूं कागजी करेंसी के नफाज से इस आलमी धोखाधही, फ्रॉड और जाली मालियाती निज़ाम का आगाज हुआ। इससे पहले अगर कोई कागजी करेंसी नुमा चीज मौजूद थी भी तो उसकी हैसियत सिर्फ एक मुआहिदाती दस्तावेज से ज्यादा ना थी। आगाज में यह कुलिया बनाया गया कि इन कागज के जाली नोटों के बदले तमाम मुल्क अपने पास सोने का जखीरा रखें, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया। लेकिन सिर्फ 18 साल के बाद 1973 में जब फ्रांस के सदर ने अमरीकी सदर से यह मुतालबा किया कि फ्रांस के $2 अरब अमरीकी बैंकों में मौजूद हैं, उनके बदले उसे सोना चाहिए, तो सारी आलमी मॉनिटरी पॉलिसी का फ्रॉड सामने आ गया। क्योंकि अमेरिका के पास तो इतना सोना मौजूद ही नहीं था जितने उसने डॉलर छाप रखे थे। उसने साफ इनकार कर दिया और दुनिया को एक और जाली तस्वुर दिया गया जिसका नाम गुड विल ऑफ कंट्री यानी किसी मुल्क की मुआशी हैसियत रखा गया। अब इस हैसियत का अंदाजा कौन लगाए? उसके लिए एक आलमी बैंक पहले से मौजूद था जिसका नाम था बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। इस बैंक के जिम्मे ये काम लगाया गया कि वो हर मुल्क की करेंसी की हैसियत का तयन करे। इस बैंक की कारगुजारी मुलाहिजा हो। नाइजीरिया एक ऐसा मुल्क है जिसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है, लेकिन उसकी करेंसी कमजोर है। जबकि आइसलैंड जहां घास भी नहीं उगती, उसकी करेंसी मजबूत है। दुनिया का सबसे ज्यादा सोना अफ्रीका में पैदा होता है, लेकिन आलमी गोल्ड स्टैंडर्ड अमेरिका और यूरोप के पास है। ये है ताकत के बलबूते पर मईशतों पर कब्जा। इसी साल 1973 में इस जाली कागजी करेंसी को सोने के बजाय पेट्रोल से कीमत देने की कोशिश की गई। तेल पैदा करने वाले मुल्कों से कहा गया कि वो अपना तेल सिर्फ डॉलरों में बेचेंगे।
यानी अगर पाकिस्तान, मलेशिया, फ्रांस या दीगर ममालिक ने तेल खरीदना है तो वो सबसे पहले अपनी मसनूआत वगैरह बेचकर अमरीकी डॉलर खरीदेंगे और फिर उन डॉलरों से तेल खरीदेंगे, जो असल में अरबों और अफ्रीकियों की मिल्कियत है। यूं तेल सिर्फ डॉलरों में खरीदा जाने लगा, इसलिए डॉलर ही स्टैंडर्ड बन गया और उसके मुकाबले बाकी तमाम करेंसियां जलील और रुस्वा। यही डॉलर है जो महज बेहतरीन प्रिंटिंग वाले एक कागज के सिवा कुछ नहीं। आज अगर ये ऐलान हो जाए कि तेल सिर्फ पाकिस्तानी रुपयों में खरीदा जाएगा तो दुनिया में $1 के $100 मार्केट में मिलने लगे। इस सारी मॉनेटरी पॉलिसी का ना मईशत से कोई ताल्लुक है और ना मौलाना मौदूदी और कैन से। इस आलमी मॉनेटरी पॉलिसी से ना किसी मुल्क की पैदावार में इजाफा होता और ना ही मईशत की दुरुस्तगी की जाती। ये तो एक ताकतवर कुव्वत का जबरदस्ती नाफिज किया गया फ्रॉड है। मगर इस फ्रॉड को इल्मी सतह पर जायज करार देने के लिए दुनिया की यूनिवर्सिटियों में एक मुआशी इल्म तख्लीक किया गया है, जिसे जदीद मुआशी मालियाती साइंस कहते हैं। अगर दुनिया से कागजी जाली करेंसी का वजूद खत्म हो जाए तो इस मुआशी साइंस के लातादाद मजामीन नाकारा हो जाएं। मसलन पाकिस्तान के सोने के सिक्के और फ्रांस, बरतानिया और अमरीका के सोने के सिक्के में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं होगा। ये सब एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पर काम करेंगे और यूं जदीद मुआशियात का वो इल्म जो शरअ तबादला से ताल्लुक रखता है बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इस तरह कागजी नोट छापकर जो इफराते जर पैदा की जाती है उसका मजमून भी निसाब से खारिज करना पड़ेगा। इस आलमी मालियाती सूदी निजाम का कोई ताल्लुक मुआशी साइंस से है और ना मुआशी तज्जिए से, बल्कि आलमी ताकतों की कुव्वत नाफिजा से है। अगर इसका कोई ताल्लुक मुआशी तरक्की से होता तो जापान मुद्दतों आलमी मईशत पर छाया रहा, लेकिन उस बेचारे को तो सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल नशिस्त भी नहीं दी गई। जारी है।